पेपर 2 में योग शास्त्र इतिहास, उसमें से अभी हम मॉड्यूल 1 में इतिहास है और मॉड्यूल 2 में सांख्य मेटाफिजिक्स है। तो हमने सांख्य मेटाफिजिक्स हो गया है हमारा, और निरीश्वर सांख्य वो भी मैंने ट्यूसडे को, शायद मंगलवार को मैंने किया था निरीश्वर सांख्य। और कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर, ईश्वर की संकल्पना क्या है, वो भी मैंने ट्यूसडे को करवाया था। तो अब हम क्या करेंगे, प्रणव भी मैंने करवाया था, ओम जो बोलते हैं वो भी मैंने करवाया था कि प्रणव को ही ईश्वर बोलते हैं, पुरुष विशेष ईश्वर, वो हमने कल कंप्लीट किया था। अब मॉड्यूल 2 में जो बचा है चित्त वृत्ति, चित्त विक्षेप और चित्त प्रसादन, वो बचा है। तो अभी आज हम करेंगे मॉड्यूल 2 में से हम चित्त वृत्ति वो करते हैं पहले। ओके, अच्छा, उससे पहले आप अगर मेरी आवाज आपको सुनाई देती है तो मैसेज डालिए हाँ, अदरवाइज यस बोलिए, कुछ भी कीजिए। आ रही है मैडम, आ रही है ना, ठीक है, ओके। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है लेकिन मैं नोट्स आपको हिंदी में ही दूंगी। इसमें पिक्चर्स है, अगर इंग्लिश में है तो भी सूत्र संस्कृत में ही है, वो मराठी जैसा ही है, हिंदी जैसा है, और इसमें पिक्चर्स है, इसीलिए मैंने ये वाला प्रेजेंटेशन यूज किया है। लेकिन आपको जो नोट्स है वो मैं हिंदी में ही दूंगी। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं चित्त वृत्ति। सबसे पहले मैंने ये जो योग सूत्र है ये पतंजलि महर्षि ने लिखा है, ठीक है। इसका हिस्ट्री है, हम इसके बाद में इसका इतिहास मैं बताती हूँ। महर्षि पतंजलि ने इसको लिखा है, और पतंजल योग सूत्र, ये सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का सिंपल मीनिंग है, हिंदी में हम मराठी में सोचेंगे तो एक थ्रेड है। हिंदी वाला मीनिंग को हम लेते हैं, सूत्र मतलब एक थ्रेड है, हम एक धागा जैसा है, उस धागे में हम एक एक फूल को डालते हैं, फिर उन फूलों का माला बनता है, राइट। तो एक एक फूल बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एक एक फूल में हम उसको धागे में डालते हैं तो ही वो माला बन सकता है। ठीक उसी तरह ये जो पतंजलि का सूत्र है उस माला जैसा है, जैसे हर एक सूत्र है वो दूसरे सूत्र के साथ कनेक्टेड रहता है, उसका कनेक्टेड है दूसरे, और तीसरे सूत्र दूसरे सूत्र के साथ कनेक्टेड रहता है। अच्छा, अभी देखिए, अब श्लोका लीजिए, श्लोका में क्या है, एक छंद होता है, छंद मतलब एक मीटर होता है, जैसे जिसे हम कभी कभी गायत्री छंद कहते हैं, ये एक तरह का छंद होता है। नहीं तो दूसरे तरह का चंद्र अनुष्टुप छंद ऐसे बोलते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में अनुष्टुप छंद आता है, या जैसे भगवत गीता में लीजिए, उसमें भी अनुष्टुप छंद आता है। उसमें क्या, जैसे एक श्लोका को हम लेते हैं, आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। एक श्लोका को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस श्लोका को लीजिए जो सबको पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो सबको पता रहता है, कर्मयुग में आता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वादि कर्मणि। अभी ये क्या हो गया, मैंने एक ही लाइन को दो भाग में
डिवाइड किया है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते वो एक छोटा सा फर्स्ट भाग है। फिर मा फलेषु कदाचन, तो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल भाग में मैंने डिवाइड किया है। लेकिन ये सूत्र क्या होता है? सूत्र बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर कोई मीटर नहीं रहता है। छंद, छंद को कहते हैं मीटर, तो उसमें कोई मीटर नहीं रहता है। तो फिर ये क्या है? अगर ये इसमें अगर मीटर नहीं रहता है तो हम कैसे उसको गाएंगे, कैसे बोलेंगे? उसको गाना नहीं है। जैसे योगः चित्त वृत्ति निरोधः, बस ऐसे ही बोलना है उसको। उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सूत्र का मतलब ही वही है। सूत्र का मतलब ये है कि वो बहुत छोटा होता है और छोटे होने के बावजूद भी उसके अंदर पूरा अर्थ समाया हुआ रहता है, पूरा अर्थ उसका समाया हुआ रहता है। ऐसे लंबा चौड़ा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसका नाम है सूत्र। सूत्र का मीनिंग वो है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये जैसे एक एक फूल डालते हैं फिर उसका माला बनता है, नहीं तो एक एक मोती हम डालते हैं फिर उसका एक एक मोती हम डालते हैं फिर उसका हार बनता है। ठीक उसी तरह ये सब छोटे छोटे सूत्र है, लेकिन उसका वैशिष्ट्य क्या है? उसमें मीनिंग, पूरा मीनिंग समाया हुआ रहता है। और एक लॉजिकल डिडक्शन है। दूसरा सूत्र पहले सूत्र का एक लॉजिकल डिडक्शन है। लॉजिकली हम अराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला सूत्र क्या है? अथ योग अनुशासनम, ये पहला सूत्र है। अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब क्या है? अभी। योगः अनुशासनम, अनुशासनम का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। और योग, अभी योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ वहीं पे छोड़ दिया है और दूसरे सूत्र में बताया गया है कि योग का मतलब क्या है। अतः योग अनुशासनम, पतंजलि महर्षि कहते हैं अतः मतलब अभी, योग अनुशासनम, योग का जो अनुशासन है, अनुशासनम है, उसका मीनिंग, उसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। तो उसमें योग का मतलब नहीं बताया गया है, तो फिर हम क्या करें? फिर हमें प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा अतः योग अनुशासन, अतः मतलब अभी, योग जो अनुशासन है उसका मतलब हम बताएंगे, बता रहे हैं। हाँ, तो फिर तुरंत आपको मन में प्रश्न आना चाहिए, मैडम फिर योग का मतलब क्या है? ऐसा मन में आना चाहिए। तो योग क्या है वो दूसरे सूत्र में दिया है। तो क्या दिया है दूसरे सूत्र में? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ठीक है, तो योगा का मतलब है चित्त वृत्ति निरोधः। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक एक क्या बोल सकते हैं इसको? लेक, लेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? सागर। क्या बोलते हैं? सागर, सागर। नहीं नहीं, सागर तो ओशन। सागर, सागर, हाँ तालाब, तालाब, यस यस, थैंक यू थैंक यू। तालाब, तालाब। तालाब, तालाब सही है, हाँ वेरी गुड। ये तालाब है, एक तालाब को लीजिए ना। ठीक है, अब इस तालाब में आपको जो ये तरंग दिख रहा है, ये सर्कल सर्कल तरंग है, ये तो तरंग है। तो क्या था? पहले ये तरंग नहीं था। जो किनारे में जो कोई बैठा हुआ है वो क्या करता है, वहां पे उसने एक पत्थर फेंक दिया। इस तालाब जो अच्छे से एकदम काम था, एकदम था, हम नीचे जो जो तालाब के नीचे जो मिट्टी है उसको भी हम देख पाते थे। और हम देख ही रहे थे कि इतने में पीछे से कोई आके उसमें एक
पत्थर डाल दिया। जैसे ही उस तालाब में पत्थर गिरता है तो वो तालाब या पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होते ही ऐसे तरंग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसके तरंग उत्पन्न होते हैं, इस चीज को आप मन में रखिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी बताऊंगी। तो हम योगा का मीनिंग अभी देख रहे हैं। योगा क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। अब हम देखते हैं चित्त का मतलब क्या है। चित्त का मतलब है मन। ओके, मन है। आपने ऑलरेडी सांख्य में सीखा था कि मन कहाँ से आया, क्योंकि सांख्य का जो थियोरी है वही हम इसमें योगा में यूज करते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको सांख्य समझाया था। ओके, मन कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रकृति से उत्पन्न होता है ना। पुरुष है, प्रकृति है, प्रकृति से ये उत्पन्न होता है ना। मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, आपको याद होगा तो। ये चित्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो चित्त का मतलब है मन। ओके, अभी अभी वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति का मतलब है जो इस चित्त के अंदर अलग अलग विचार आते हैं। ये विचार जरूरी नहीं है कि बुरे विचार आए तो ही विचार है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छे विचार आते हैं तो भी वो विचार ही है, और वो विचार हमारे मन में, हमारे चित्त में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट करता है? जैसे कि मैंने आपको ये तालाब दिखाया था। ये देखिए, आपको ये तालाब दिख रहा है? आपको तालाब के अंदर कोई डिस्टरबेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वो डिस्टरबेंस नहीं है, इसीलिए इस तालाब के अंदर इस चांद को हम ठीक से देख पाते हैं, क्लियरली हम देख पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चांद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि किसी ने पत्थर फेंक दिया, वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ऐसे पतंजलि का कहना है हमारा जो मन है, ये पतंजलि का कहना नहीं है। स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग किताब में, पुस्तक में यह एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? हमारे जो चित्त है, हमारा मन है, इस तालाब के तरह है। इस तालाब में किसी ने पत्थर मारा, जैसे ही वो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, है ना। हाँ, इस ठीक उसी तरह हमारे चित्त के अंदर जो हमारा पुरुष, हमारा आत्मा बैठा हुआ है, ऐसे अगर शांत है हमारा चित्त, तो हमारे चित्त के भीतर जो आत्मा है वो हमें दिखेगा, हम देख पाते हैं। अगर हमारा चित्त इस तालाब के समान डिस्टर्ब है, जो कि अब है, इस कॉल में हम जितने भी हैं, हमारे सबके चित्त ऐसे डिस्टर्ब स्टेट में हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे किसी ने पत्थर मारा, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम पागल हो। ऐसे ही रास्ते पे कोई जा रहा है और उसने मुझे बोल दिया कि तुम पागल हो, और मुझे क्या हुआ? गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उस पत्थर रूपी शब्द के वजह से कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बुद्धू, ये शब्द रूपी पत्थर है, मेरे चित्त के अंदर गया और मेरा चित्त तरंग आने लगे, अलग अलग विचार आने लगे। मैं भी उसको वापस अपमान करूं, मैं भी उसको अपशब्द कहूं, ऐसे मेरे मन में आ जाता है, चित्त के अंदर आ जाता है। तो उसी को यह डिस्टरबेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसी को वृत्ति कहते हैं। अलग अलग जो विचार है, किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया तो मेरा अहंकार बढ़ गया,
तो भी ये डिस्टरबेंस आता है। मैं मेरे आत्मा को, मेरे अंदर जो पुरुष है, वो पुरुष को मैं देख नहीं पाती। ओके, तो इसको कहते हैं, हमारे इस लेख है उसको चित्त के समान हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। चित्त के साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं। और वृत्ति को, वो पत्थर से जो यह तरंग उत्पन्न हुए उसको हम वृत्ति बोलेंगे। जैसे कि किसी ने मुझे पागल कहा तो ये तरंग उत्पन्न हो गए। मुझे गुस्सा आ गया है, तो गुस्सा क्या है? वो एक वृत्ति है ना? अच्छा, एक बात बताइए, उसने मुझे पागल कहा इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, ये सही है क्या? ये जो वाक्य है वो सही है? कोई बता सकता है या ये वाक्य सही है? उसने मुझे, सामने वाले ने मुझे पागल कहा और मुझे गुस्सा आ गया। किसी में, किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें गुस्सा दिलाए? नहीं ना, शक्ति नहीं है। तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आया? मुझे गुस्सा इसीलिए आया, ये चित्त के अंदर गुस्सा का वृत्ति पहले से ही मौजूद था। उसने मुझे पागल कहा। हाँ जा मैडम, हाँ हमारा बोलिए। अहंकार, हमारा अहंकार वहाँ ये हो जाता है, बीच में आ जाता है, इसीलिए गुस्सा हाँ आ जाता है। हाँ, तो वो अहंकार कहाँ से आया? हमारे चित्त में। वेरी गुड, हमारे चित्त में पहले से ही वो मौजूद है। पहले से ही मतलब कब पहले से? इस जन्म से, बचपन से है? नहीं, वो हमारा चित्त में पिछले जन्म से ही हम इसको लेके आ रहे हैं, उस कर्म को। मुझे लगता है मैंने आपको बताया था ना, एक थैली जैसा है, उसमें हमारे कर्म भरे हुए हैं। पता नहीं मैंने आपको बताया कि एमए क्लास को बताया, बता रही। कर्म भरे हुए हैं, एक थैली जैसा है, इतना बड़ा थैली, और उसमें कर्म बहुत सारे भरे हुए, हमारे कर्म। उस कर्म को हम पीछे लेके हम घूमते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से, ऐसे हम इस कर्म को लेके घूमते हैं। और हमें गुस्सा उस वजह से आता है। गुस्सा इस वजह से नहीं आया है कि उसने मुझे पागल कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया। ठीक है, तो वृत्ति, ये जो तरंगे हमारे चित्त में निकलते हैं, उसको हम, तरंगे मतलब अलग अलग विचार जो हमारे मन में है, चित्त के अंदर ऑलरेडी है। और निरोधः, अभी निरोधः का मतलब क्या है? निरोधः का मतलब है, एक तरह से हम कहते हैं स्टॉप, रोकना। ओके, दूसरे तरह से हम इसके निरोध, ये संस्कृत शब्द है, उसको अलग अलग अर्थ निकला जा सकता है। ठीक है, अब निरोध का दूसरा अर्थ ये है कि कंट्रोल करना, काबू पाना, नियंत्रण करना। किसके ऊपर नियंत्रण पाना है? वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण पाना है, उसी को कहते हैं योग। उसी को, चित्त में जितनी भी वृत्तियां निकलते हैं, दैट इज ये तरंग निकलते हैं, उन तरंगों के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। उस, अगर वो नियंत्रण हम कर पाते हैं तो उस स्थिति को योग कहते हैं। लेकिन हम अभी तक क्या सोचते थे? योगा मतलब हम प्रेयर बोलते हैं, पवन मुक्तासन, शलभासन, धनुरासन, पद्मासन, ये सब करते हैं। उसके बाद हम कपालभाति करते हैं और प्राणायाम करते हैं। अभी तक हम क्या समझते थे? उसी को हम योगा ऐसे शब्द बोलते थे, राइट? अभी आप बीए योगा कर रहे हो तो आपको योगा का एग्जैक्ट अर्थ मालूम होना चाहिए। मतलब
महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ये है, चित्त, जब चित्त में वृत्तियों का, दैट इज ये जो तरंग निकलते हैं, उसका पूरा निरोध हो जाता है, उस स्थिति को हम योगः ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया है। योगा का मतलब है चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण में लाना या रोकना, राइट? अच्छा अच्छा, उस स्थिति को योगा कहते हैं, राइट? जहाँ पे पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है, उस स्थिति को योगा कहते हैं। अगर नियंत्रण नहीं है तो तब क्या होगा, इसमें पूछ सकते हैं प्रश्न। हर एक सूत्र में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है मैडम, अब पूरा नियंत्रण कर लिया तो उस स्थिति को योगा कहते हैं। अगर नियंत्रण में नहीं है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, वो अगले सूत्र में बताया गया है। अगले सूत्र में क्या बताया गया है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस स्थिति में, जब योग की स्थिति में जब चित्त रहता है, उस स्थिति में तदा मतलब उस समय में द्रष्टुहु। अब द्रष्टुहु को क्या बोलना है? द्रष्टुहु का मतलब है पुरुष। पुरुष योग में भी दो ही तत्व है। कौन से तत्व है? पुरुष और प्रकृति। ओके, तो पुरुष को भी यहाँ पे द्रष्टु शब्द यूज किया है। मैंने सांख्य जब एक्सप्लेनेशन किया था तब मैंने पुरुष का अलग अलग अर्थ बताया। मैंने आपको द्रष्टु, सीयर, साक्षी, जो देखने वाला है, देख रहा है, साक्षी है, उसे हम द्रष्टु कहते हैं। तो यहाँ पे पुरुष के लिए द्रष्टु ये शब्द यूज किया है। तो पतंजलि जो योग की स्थिति में ये जो पुरुष है अपने ही स्वरूप में रहता है। अपने ही स्वरूप में। कौन सा अपना स्वरूप क्या है? यही है उसका स्वरूप। ये जो तालाब देख रहे हैं, तालाब में देखिए क्लियर दिख रहा है ना? ये जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब दिख रहा है, ऐसी स्थिति ये पुरुष की होती है। जब योग स्थिति में चित्त आ जाता है, जब चित्त योग की स्थिति में आ जाता है, तब पुरुष अपने ही स्वरूप में रहता है। तदा मीन्स एट दैट टाइम, योग की स्थिति में, उस समय में। ओके, इस ये तालाब की बाती वो एकदम साफ रहता है और हम अपने पुरुष को देख पाते हैं। ओके ओके, अब क्या है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ओके, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब यहाँ पे ठीक है, जब योग की स्थिति में है तो पुरुष अपने ही स्वरूप में रहता है। जब योग की स्थिति में नहीं है तो चित्त का क्या हाल होता है? चित्त में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये जो वृत्तियां हैं, जो उस जो चित्त रूपी तालाब में जो आपने देखा था, ओके, वो वृत्तियां, वो अपने अपने ही अपने वृत्ति अपने स्वरूप दिखा देती है। ओके, अपने स्वरूप कैसे दिखाएगी? सबसे पहले यहाँ पे जैसे देखिए कितने तरंग निकल रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे चित्त में उतने ही विचार है। या जितने तरंगे आपको दिखती हैं, हमारे चित्त के अंदर उतने ही विचार आते रहते हैं। हर एक क्षण विचार आते ही रहते हैं। तो योग की स्थिति में नहीं है तो विचार आते रहते हैं।
इसीलिए हमें योग की स्थिति को प्राप्त करना है। ओके, इतरत्र एट अदर टाइम्स, जब योग की स्थिति में नहीं है तभी। ओके, हमेशा ये वृत्तियां बदलती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था कि रास्ते पे जा रहा है, उसने मुझे पागल कह दिया और मुझे गुस्सा आ गया है, वो एक वृत्ति हो गया। तो मैंने गुस्सा का रूप धारण कर लिया। फिर रास्ते से आते आते मैंने दुकान में एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन देखा था, एप्पल का फोन। एप्पल का फोन देखते ही मेरा चित्त उस मोबाइल का, फोन का रूप धारण कर लेता है। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे विचार मन में आते हैं, चित्त के अंदर आते हैं, वैसे वैसे हमारा वो जो वृत्ति है, चित्त उस पर्टिकुलर वृत्ति का रूप ले लेता है, उस वृत्ति का रूप ले लेता है। ओके, फिर आते आते मैंने कोई और चीज देख लिया, फिर मेरा चित्त उस पर्टिकुलर वस्तु का रूप ही धारण कर लेता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ठीक है, अब ये जो वृत्तियां हैं, जो हर एक क्षण हमारे चित्त उस वृत्ति का रूप धारण कर लेती है, हर एक क्षण, ये वृत्तियां क्या हमें सुख देती है या दुख देती है? अगला प्रश्न ये है, क्या ये वृत्तियां हमें सुख देती है या दुख देती है? ऐसे प्रश्न आप अपने आप से पूछते रहिए। तो इसीलिए आगे वाले सूत्र में, 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। ओके, वृत्तयः, अभी जो मैंने तरंगों को दिखाया, वृत्तय, ओके, वृत्ति, विचार। ओके, वृत्ति 5 तरह के होते हैं। पंचतय, पंचतय मतलब 5 तरह के होते हैं। ओके, वो क्या वो सुख देती है या दुख देती है? क्या वो क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? दुख देने वाली है। अक्लिष्ट का मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सुख देने वाली है क्या, ऐसा नहीं हम पूछ सकते हैं। अक्लिष्ट मतलब ज्यादा दुख नहीं देने वाली है। अक्लिष्ट का हमें ये अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है, कुछ वृत्तियां हमें दुख दे, ये 5 तरह की वृत्तियां हैं, उनमें से कुछ वृत्तियां हमें दुख देती है और कोई वृत्तियां ऐसे हैं जो हमें ज्यादा दुख नहीं देती है, नॉट सो पेनफुल। वो बिल्कुल ही सुख देती है हम बोल नहीं सकते, अदरवाइज फिर वो वृत्ति ही नहीं होती ना। अगर वो सुख देने वाली होती तो वो वृत्ति के कैटेगरी में आती ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। ठीक है, इसका अर्थ ये है, 5 तरह की वृत्तियां पतंजलि महर्षि बताते हैं कि 5 तरह की वृत्तियां हैं, वो क्लिष्ट है, दुख देने वाली है और कभी कभी ज्यादा दुख नहीं देने वाली है, ऐसे नॉट सो पेनफुल। ओके, अच्छा, अब अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि 5 तरह की वृत्तियां हैं, वो तो पतंजलि महर्षि ने बताया है, राइट? हाँ, उन 5 वृत्तियों का नाम क्या है, ये अगला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। ये फिलॉसफी में, तत्व ज्ञान में हमेशा हमारा दिमाग जैसे गणित में चलता है ना, अगला स्टेप क्या होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे हम सोचते हैं।
ठीक उसी तरह इस तत्व ज्ञान में भी ऐसे ही उसी लाइन में हमें सोचना चाहिए। ओके, ये 5 वृत्तियों के नाम है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। स्मृति, स्मृतय इसीलिए कहा गया क्योंकि वो सूत्र को कंप्लीट करना है, इसलिए स्मृतय ऐसे कहा गया है। तो 5 वृत्तियों के नाम है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है। अच्छा, प्रमाण का मतलब क्या है? प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान। ओके, सही ज्ञान। हम प्रमाण को ये बोल सकते हैं, सही ज्ञान ऐसे बोल सकते हैं, वो हमें सही ज्ञान का स्रोत है, सोर्स है। अच्छा, हमें सही ज्ञान का सोर्स प्रमाण कहाँ से मिलता है? वेद उपनिषद से हमें मिलता है। ठीक है। तो प्रमाण का मतलब है, इंग्लिश में राइट नॉलेज बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हमें क्या बोलते हैं? सही ज्ञान का स्रोत, सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ओके, ऐसा कहते हैं। अच्छा, विपर्यय। विपर्यय का मतलब क्या है? विपर्यय का मतलब है वो अप्रमाण है। जैसे प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान, विद्या, है ना? तो विपर्यय का मतलब क्या है? गलत ज्ञान, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, अप्रमाण, गलत ज्ञान। ओके। अच्छा, विकल्प। विकल्प का मतलब क्या है? ये हमारी खुद की इमेजिनेशन होती है। विकल्प का मतलब है इमेजिनेशन, कल्पना हम बोल सकते हैं, है ना? कल्पना। जैसे हमने उस वस्तु को देखा नहीं है, ठीक है, हमने उस वस्तु को देखा नहीं है, लेकिन हम हमारे मन में कल्पना करते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल में बाद में बताऊंगी। किसी ने, हाँ, उसका मैं उदाहरण में बाद में बताती हूँ। आप अभी इतना ध्यान रखिए कि विकल्प का मतलब है कल्पना। हमारे मन में किसी वस्तु के बारे में खुद हम अपनी कल्पना करके हम बताते हैं। तो कौन ये कर रहा है? अच्छा, ओके, प्लीज ऑफ कर दीजिए आपने इसको। हाँ, एडिट मोड को ऑफ कर दीजिए। ओके, विपर्यय, विकल्प। विकल्प मतलब कल्पना। निद्रा। निद्रा का मतलब क्या है? नींद, स्लीप। ये तो सबको पता है, नींद, स्लीप। ठीक है। स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। ओके। अब इस मीनिंग को याद रखिए, फिर हम देखते हैं कि हर एक वृत्ति का मीनिंग देखते हैं। देखिए, आप ऐसा याद रख सकते हैं। ओके, 5 उंगलियों को याद रखिए। कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले अंगूठे से शुरुआत करना है। ये है राइट नॉलेज, प्रमाण, और ये है विपर्यय, और ये है विकल्प, और निद्रा और स्मृतय। ऐसे 5 उंगलियों के द्वारा हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये उसी के लिए दिया। अब ये जो प्रमाण है, प्रमाण है, अब हम एक एक वृत्ति के बारे में देखते हैं कि प्रमाण क्या होता है, विपर्यय, विकल्प क्या होता है, वो हम अभी देखते हैं। ये प्रमाण 3, प्रमाण मतलब सोर्स ऑफ राइट नॉलेज, सही ज्ञान का स्रोत, सोर्स। ओके, वो 3 तरह के होते हैं। ओके, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि। ओके, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि।
मतलब ये प्रमाण भी 3 तरह के होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन, मतलब हमारे इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रत्यक्ष हमें अनुभव होता है। ओके, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार बार मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है, तो इस मैं मोबाइल फोन का ही मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ। हाँ, इस मोबाइल फोन को मैं प्रत्यक्ष देख सकती हूँ। ओके, प्रत्यक्ष महसूस कर सकती हूँ। ये सब मुझे अनुभव हो रहा है और इसके अंदर क्या क्या है वो सब मैं देख सकती हूँ। ठीक है, अभी मेरे हाथ में एक ग्लास जल है, जल को मैं देख भी सकती हूँ, प्रत्यक्ष मैं उसको टेस्ट भी कर सकती हूँ। तो ये इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, इंद्रियों द्वारा, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारे कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे हम प्रत्यक्ष ऐसे कहते हैं। ओके, अभी अनुमान। ओके, अनुमान का मतलब क्या है? अनुमान, ये देखिए, हमें प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल देखिए। ये जो अग्नि है, ये हमें प्रत्यक्ष दिखता है ना? तो इसको हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं, इस अग्नि को प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम अनुमान। ओके, अब यहाँ पे देखिए, पर्वत है, बहुत सारे पर्वत है, और इन बहुत सारे पर्वत में से इसी पर्वत में धुआं निकल रहा है इस पर्वत से। ठीक है, यहाँ पे हम अग्नि प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे आग लगी है। हम कैसे अनुमान लगाते हैं? ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष आग को देखा, इस प्रत्यक्ष आग को देख के इस यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो हमने मन में डाल दिया, अरे यहाँ प्रत्यक्ष अग्नि है, अग्नि जब जलता है तो पक्का ऊपर से धुआं निकलता ही है। ऐसे हमने ये प्रत्यक्ष अग्नि को देख के हमने मन में सोच लिया। इसीलिए यहाँ पे जो अग्नि है हमें दिख तो नहीं रहा है, हम इसके ऊपर जो धुआं निकल रहा है ना, ये सब धुआं निकल रहा है, धुआं हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमने पहले प्रत्यक्ष ऐसे अग्नि को देखा था। इसीलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस पर्वत में आग लगी है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। अच्छा, ये प्रत्यक्ष और अनुमान में अंतर आपको समझ में आ गया है? प्लीज मैसेज डालिए, वरना बोलिए। अगर आता है तो हाँ बोलिए, नहीं आता है तो नहीं भी बोल दीजिए। हाँ मैडम, ठीक है ना? ओके ओके, फाइन। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान। अच्छा, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 है। अच्छा, ये आगम क्या होता है? आगम, जैसे कि मैंने कहा था, ये सारे भारतीय षड दर्शन ये स्मृति के अंडर आते हैं। इनको प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्रमाण कहाँ से मिलता है? इनको प्रमाण वेद उपनिषद से मिलता है। अच्छा, अब वेद उपनिषद को क्या हमने प्रत्यक्ष देखा है? आपने प्रत्यक्ष देखा है? नहीं। वेदस में लिखे हुए शब्द हमें सिर्फ इतना पता है, ये वेदास उपनिषद भगवान के शब्द है, इतना ही हमें पता है। हमने उसको प्रत्यक्ष नहीं देखा है। पर किसने प्रत्यक्ष देखा है उसको? बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, पहले पुराने जमाने की जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष इस वेद उपनिषद में लिखे हुए शब्दों को
प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्ष देखा है मतलब अनुभव किया है। वेदास में उपनिषद में लिखे हुए शब्दों को उन्होंने अनुभव किया है और वही अनुभव अपने शिष्यों को दिया है और उन्होंने अपने शिष्यों को दिया है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि आगम का मीनिंग क्या है। उनके शिष्य ऐसे करते करते वह ज्ञान हमारे पास पहुंचा है। हम उस ज्ञान के ऊपर हमें विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि इस ज्ञान ऐसे एक ऋषि मुनियों ने हमें दिया है जिन्होंने प्रत्यक्ष उसको देखा है, इसीलिए हम उसको प्रमाण मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रमाण है। क्या है 3 तरह के प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि, 3 तरह के प्रमाण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला वृत्ति प्रमाण, ये देखिए प्रमाण मीन्स राइट नॉलेज ऐसे कहते हैं, सोर्स ऑफ राइट नॉलेज। ऐसा कहते हुए भी उसको हम वृत्ति ही मानते हैं, क्योंकि सही सही ज्ञान से भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हम उसको भी पतंजलि ऋषि ने वृत्ति कहा है। ओके, अब हम दूसरे वृत्ति के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा वृत्ति है विपर्यय। ओके, विपर्यय का क्या डेफिनेशन दिया है, उसकी क्या व्याख्या दी है? विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। ओके, विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। ओके, अभी विपर्यय का मीनिंग दिया है। अभी मिथ्या, मिथ्या का मीनिंग क्या है? मिथ्या का मीनिंग है हम गलत, ऐसा गलत ज्ञान बोल सकते हैं। गलत ज्ञान का मतलब क्या है? गलत ज्ञान का मतलब ये है, यहाँ पे ऐसा मीनिंग है कि वो वस्तु वहां पे प्रत्यक्ष नहीं है। ओके, लेकिन हम वह वस्तु वहां पे प्रत्यक्ष है समझ के हम अपना रिएक्शन देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या कहते हैं, उसका एक उदाहरण क्या होगा? हम एक उदाहरण देते हैं उसका। ये देखिए, सुवर्ण कमल। हाँ जी, सुवर्ण कमल। यस, स्वर्ण कमल। लेकिन आपने उस स्वर्ण कमल का एग्जाम्पल यहाँ इतना फिट नहीं बैठता है, क्योंकि स्वर्ण कमल आप किसी और चीज को देख के आप स्वर्ण कमल अगर समझे तो ठीक है, पर उसका वो वस्तु का वहां हाँ जी, रस्सी का सांप। यस, रस्सी का सांप। रस्सी का सांप समझना, क्योंकि वो वस्तु वहां पे मौजूद होना चाहिए और हम उस वस्तु के जगह कोई और वस्तु हम उसको समझ बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंधेरा है और ये आदमी वहां से गुजर रहा है, एक रस्सी के ऊपर पैर रख देता है और वह रस्सी को सांप समझ के वो डर भी जाता है। तो मिथ्या का मीनिंग समझ लीजिए। हाँ, उसका जो डर लगा वो डर तो सच है ना, अभी देखिए उसका फेस तो देख रहे हैं, उसका जो डर लगा वो डर सच है, लेकिन जो वस्तु सांप समझ के किया था वो वस्तु वहां पे मौजूद नहीं है, वो उसके मन में है। सांप उसके मन में है, समझ के सच में डर लगा, लेकिन प्रत्यक्ष देखा तो वो रस्सी है। ये अद्वैत वेदांत में ये वाला जो
एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसमें आता है, उसी को मिथ्या कहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य भी कहते हैं ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, इस जगत पूरा मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विपर्यय का मतलब है एक वस्तु को कोई दूसरा ही वस्तु समझ के हम अपना रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, उसका मतलब है विपर्यय। मिथ्या ज्ञानम, उनको फॉल्स नॉलेज हुआ था, गलत ज्ञान हुआ था कि वो सांप है। अतद रूप प्रतिष्ठम, मतलब उसका रूप हमारे चित्त में प्रतिष्ठा एस्टैब्लिश हो चुका है। वो रॉन्ग नॉलेज का, गलत ज्ञान का ऑलरेडी एस्टैब्लिश, इसीलिए वो डर सच है ना। वो वस्तु नहीं है तो भी डर तो सच है, सच में उसको डर लगा। ओके, तो उसको विपर्यय कहते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना आसान है। पतंजलि सूत्र में आज के दिन भी हम कोई भी सिचुएशन, हम परिस्थिति हम देखते हैं, वहां पे हर एक सूत्र अप्लाई होता है, इसीलिए उसको सूत्र कहा गया है। इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर एक जगह, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, रशिया। इंसान तो इंसान ही है ना, उनका चित्त तो वैसे ही रहने वाला है, मन तो वही रहने वाला है। हर जगह में ये अप्लाई हम कर सकते हैं, इसीलिए उसको सूत्र कहा गया। ओके, विपर्यय। अब हम देखते हैं विकल्प। विकल्प का क्या मीनिंग है? विकल्प का क्या मीनिंग, मतलब पतंजलि महर्षि के अनुसार क्या मीनिंग, ये सब महर्षि पतंजलि ने कहा है। ठीक है, हम अपना खुद का मीनिंग नहीं बता सकते। जैसे कि मैंने कहा था, मैं फिर सरस्वती का तत्व ज्ञान, फिर कोई प्रशांत का तत्व ज्ञान, ऐसे हम लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए ये गणित की तरह है, जिसने वो थियरम निकाला है, उस थियरम, उस लॉ के अनुसार हमें चलना है। अभी पतंजलि महर्षि ने निकाला है, तो उनके हिसाब से, उनके अनुसार क्या अर्थ है वो हमें बताना है। विकल्प, ओके, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। अब देखिए, विपर्यय और विकल्प में अंतर देखिए, डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। ओके, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। शब्द, शब्द मतलब हम मुंह से जो शब्द बोलते हैं वो शब्द। ज्ञानानुपाती मतलब हम, हमारे मन में जो है वो ज्ञान है। वस्तु शून्यो मतलब वो वस्तु है ही नहीं। हम एक शब्द बोलते हैं, उस शब्द के अनुसार रियलिटी में, सच्चाई में ऐसे कोई वस्तु है ही नहीं। रियलिटी में वो वस्तु, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी, मैंने एक खरगोश, ससा देखा, उसको 2 सींग है। अभी आप बताइए, खरगोश को कभी सींग होता है? नहीं होता है खरगोश को। तो वस्तु शून्यो, शून्य, ऐसा वस्तु है ही नहीं। उस वस्तु के बारे में मैं बोल रही हूँ और ज्ञान दे रही हूँ। अभी आपको विपर्यय विकल्प में अंतर समझ में आ गया है? डन, ओके। विपर्यय में एक वस्तु को हम दूसरा वस्तु समझ बैठते हैं, whereas विकल्प में जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो वस्तु इस संसार में है ही नहीं। आवाज नहीं आ रही मैडम। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अभी तुम्हाला नेटचा प्रॉब्लेम असेल मॅडम, आवाज येतोय आम्हाला। आवाज आहे मॅडम ना? तुमचं नेटवर्क चेक करो। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, सुवर्णा जी आप थोड़ा नेट को चेक कर लीजिए। ओके मैडम, ठीक। ठीक है, हाँ, अभी विपर्यय और विकल्प में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मैं जानबूझ के धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी जाएगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे देखिए सफेद घोड़ा है, ठीक है, वो सच में हम मानते हैं कि घोड़ा सफेद घोड़ा हमें देखने मिलता है, लेकिन उस घोड़े को सींग है, कान है, लेकिन घोड़े को इतना बड़ा सींग रहता है क्या? नहीं रहता है, पर ये घोड़ा रियल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं? मत्स्य कन्या बोलते हैं ना, मरमेड, इंग्लिश में मरमेड बोलते हैं, मत्स्य कन्या। ये तो सिर्फ जल पर, हम, हाँ जी, जल परी भी कहते हैं। यस, जल परी, यस यस, जल परी, इसको जल परी बोलते हैं। ये सच में ऐसा है ही नहीं, हम सिर्फ वो जो परी की कहानियां रहते हैं ना, उसमें हम पढ़ने मिलता है, लेकिन सच्चाई में ऐसे जल परी होती ही नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन सच्चाई में ऐसा होता ही नहीं, तो उसको हम विकल्प ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी मराठी में विकल्प का अलग मीनिंग होता है। हाँ, ये संस्कृत वाला विकल्प है। अच्छा, मराठी में विकल्प का मीनिंग ये है कि दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा है ना, 2-3 ऑप्शंस भी हो सकता है, दूसरा भी ऑप्शन, हाँ, ये मीनिंग है। लेकिन ये विकल्प संस्कृत वाला विकल्प है, तो इसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है, ये वाला मीनिंग। वो वस्तु है ही नहीं और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम निद्रा, निद्रा सर मतलब, मराठी में और हाँ जी, दोनों लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में देखा जाए तो सेम ही है। सिर्फ हाँ, ये है कि इसमें वो चीज ही एक्चुअल प्रेजेंट नहीं होती है और इधर प्रेजेंट होती है। अच्छा, मराठी में प्रेजेंट होती है और इसमें जो है नहीं होती है, इसमें नहीं। एक्चुअल अच्छा नहीं होती है। अच्छा, तो वो डिफरेंस है ना मराठी वाले विकल्प का। मीनिंग से मैं विकल्प का। ओके, विकल्प का मीनिंग सेम। अच्छा, तो मुझे लगा विकल्प मराठी में मतलब ऑप्शन, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी नहीं, ऑप्शन। ऑप्शन भी है, पर वो एक्चुअल होता है। अच्छा, हाँ, ओके वो ओके, विकल्प यानी एक्चुअल होता है, एक्चुअल इधर नहीं होता होता है, है। हाँ हाँ। अच्छा, पर ये संस्कृत में ऐसा नहीं है, हाँ, ये थोड़ा अलग है संस्कृत वाला विकल्प। ओके, अब हम आते हैं निद्रा। निद्रा ये चौथा ये है, वृत्ति है। अब हम देखते हैं कि यह वृत्ति का मतलब क्या है। हाँ, पतंजलि ने, महर्षि ने क्या कहा है वो हम बताते हैं। अभाव, प्रत्यय, आलंबना, वृत्तिर, निद्रा। ओके, अभाव, अभाव मतलब वो चीज नहीं है, अभाव, नॉट प्रेजेंट। प्रत्यय, अभी प्रत्यय क्या है? हमारी चित्त की स्थिति, मन की स्थिति, चित्त की स्थिति, प्रत्यय। आलंबना, आलंबना का मतलब है सपोर्ट, कोई बेस, कुछ सपोर्ट। वृत्ति ही, वृत्ति मतलब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वो तरंग जो निकलते हैं, वृत्तियां, वृत्ति। ओके, निद्रा। अच्छा, यहाँ निद्रा का मतलब है डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब हम जो नॉर्मल नींद लेते हैं वैसा वाला नींद नहीं है। डीप स्लीप, डीप स्लीप मतलब जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसकी 4 स्टेट्स होते हैं। जागृत अवस्था है ना, निद्रा, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, और चौथा है तुरिया। तो ये ऐसा है, ये डीप स्लीप, ये निद्रा, वो वाला निद्रा अवस्था है। अच्छा, इसको भी पतंजलि ने वृत्ति ऐसा कहा गया है। क्यों कहा गया है? जब हम नींद में रहते हैं, जब हम सोए रहते हैं, तो हमारे व्हाट डू यू कॉल, ये ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है और हमारे चित्त है, उसका कनेक्शन
कट जाता है। ठीक है। अच्छा, आप टीवी का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ, हम टीवी देखते हैं, अलग अलग चैनल बदलते हैं, अलग अलग पिक्चर हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरह हमारे चित्त में भी ये टीवी के जैसा ही पिक्चर चलता रहता है। हाँ, कभी एक वृत्ति इसके ऊपर है तो वो पिक्चर चलेगा, फिर हम रिमोट से चेंज करते हैं, विचार बदलता है तो दूसरा हमको चित्त में पिक्चर दिखेगा। लेकिन नींद में क्या होता है, आप सोचिए कि मैंने टीवी को ऑफ कर दिया तो स्क्रीन क्या है, ब्लैंक हो जाता है। रिमोट से मैंने ऑफ कर दिया, हाँ? तो टीवी एकदम ब्लू कलर दिखता है, ब्लैंक स्क्रीन दिखता है। ये चित्त अभी वही है। निद्रा की स्थिति में कुछ समय के लिए, जैसे कि मैंने रिमोट से टीवी के स्क्रीन को ब्लैंक किया था, उस उतने समय के लिए वो ब्लैंक रहता है चित्त। इसका मतलब ये नहीं है कि वृत्तियां नहीं है। हम वापस जाग जाते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या होता है, वापस ऐसा है क्या सुबह उठने के बाद विचार सब बंद हो जाता है? ऐसा होता है क्या कभी? जैसे ही आंखें खुलती है, सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल फोन में जाता है। सबका मुझे पता नहीं है, मैं जनरल बात बताती हूँ। हम मोबाइल फोन निकालते हैं, अलार्म बंद करने के बहाने हम फिर मैसेज देखना शुरू करते हैं, किसने क्या मैसेज किया। इसीलिए देखिए, ये तो हम तत्वज्ञान बोलते हैं, ये तो प्रॉपर साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान ना, मनोविज्ञान। ये उस जमाने में ही मनोविज्ञान था, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी तो बाद में आया हुआ है। ये तत्वज्ञान है, हमारा ईस्टर्न साइकोलॉजी है ना। हाँ, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, आलम बना, उसको सपोर्ट नहीं है, इसीलिए वृत्तियां नहीं है कुछ समय के लिए। जैसे ही आंखें खुल जाती है वापस वृत्तियां। इसीलिए निद्रा को भी एक वृत्ति माना गया है। ओके, स्मृति का मतलब है मेमोरी। मेमोरी को भी वृत्ति माना गया है। अनुभूत विषय असंप्रमोशन। मैडम। समय खत्म हो गया। हाँ मैडम। ठीक है, ठीक है, ओके, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। आगे का